Hello, humankind. Hope you all are fit and fine. The Phytoplankton Academy welcomes you all. And आज हमें पढ़ने हैं कुछ characteristics of good research tool, जहाँ पर हम reliability, validity and usability के बारे में बात करेंगे. तो बच्चों हम बात कर रहे हैं research tool की, तो हमें पता होना चाहिए actual में research क्या होती है. According to Creswell, research is a process of steps used to collect and analyze information to increase our understanding of a topic or issue. किसी भी टॉपिक या इशू पर हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करना होता है तो हम रिसर्च करते हैं. और जैसा कि हम जानते हैं कि रिसर्च एक साइंटिफिक प्रोसीजर है, तो वहाँ पर कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं. क्या होती हैं वो स्टेप? कि हम अपने डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं. अच्छा बच्चों, डेटा इन्फॉर्मेशन में क्या फ़र्क है? डेटा होती है आपकी रो इन्फॉर्मेशन, और जब उसको हम प्रोसेस करते हैं तो वो बन जाती है आपकी इन्फॉर्मेशन. ओके, तो यहाँ पर डेटा को कलेक्ट करने के हमारे पास कुछ ज़रिया होता है. वो क्या ज़रिया है? वो है आपके टूल्स. ओके, अगर मैं सोशल साइंस की बात करूँ तो यहाँ पर हम क्वेश्चनेयर, रेटिंग स्केल, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज़, इन सब का यूज़ करते हैं. अगर वाइल्ड लाइफ साइंस की बात करें तो वहाँ पे कैमरा ट्रैपिंग होती है, तो कैमरास का यूज़ होता है, बाइनोक्यूलर्स का यूज़ होता है, जीपीएस, एनिमल ग्रेबर, ये सारी चीज़ हम यूज़ करते हैं. हमारी रिसर्च बच्चों फ्री ऑफ बायस होनी चाहिए, प्रीजुडाइज नहीं होना चाहिए, सब्जेक्टिव एरर्स नहीं आने चाहिए. इस वजह से हमें उसके कुछ टेस्ट करने होते हैं, कुछ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना होता है कि हमारा टेस्ट वैलिड होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए और यूजेबल होना चाहिए. तो बात करते हैं इन कैरेक्टरिस्टिक्स की. रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड यूजेबिलिटी. बच्चों रिलायबिलिटी होती है कि जो भी हमारा टूल है, एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चनेयर है, उसको अगर आप बार बार अप्लाई करेंगे आफ्टर सम टाइम तो उसका रिजल्ट कंसिस्टेंट आना चाहिए, सिमिलर रिजल्ट आना चाहिए. ठीक है, तो ये होती है रिलायबिलिटी. वैलिडिटी को हम मेज़र करते हैं एक्यूरेसी से, कि ये होती है आपकी एक्यूरेसी. एंड यूजेबिलिटी जो फ्री टू हैंड होता है वो पहले यूज़ हो चुका है, उसकी बात करते हैं. रिलायबिलिटी का मैं एग्जांपल एक क्लॉक के ज़रिए आपको बताती हूँ. ये आपकी क्लॉक है, यहाँ पर आपका टाइम है. अगर यहाँ पे आपकी घड़ी 5 मिनट पीछे एग्जाम्पल के तौर पर, और आज आपने उसमें टाइम देखा अराउंड 8:35 पर. ठीक है, कल भी अगर आप उसमें टाइम देखेंगे तो नेक्स्ट डे भी आपको उसी टाइम पर 8:35 ही मिलेगा, नेक्स्ट डे भी 8:35 मिलेगा. तो आपको क्या पता चल रहा है? आपको मिल रहे हैं कंसिस्टेंट रिजल्ट. ओके, ये कंसिस्टेंट रिजल्ट से आपको पता चलता है कि आपकी जो क्लॉक है ये रिलायबल है. लेकिन बच्चों ये टाइम तो सही नहीं दे रही ना, यानी कि एक्यूरेट नहीं है. तो इसका ये मतलब है कि आपकी जो क्लॉक है ये वैलिड नहीं है. रिलायबल है बट वैलिड नहीं है. तो हमें पता चलता है कि जो हमारे रिसर्च टूल्स होते हैं वो एक वक्त पर रिलायबल हो सकते हैं बट वैलिड नहीं हो सकते, क्योंकि रिलायबल जो है वो सफिशिएंट कंडीशन नहीं है बच्चों. ये आपकी ज़रूरत तो है, नेसेसरी कंडीशन है, लेकिन सफिशिएंट कंडीशन नहीं है. ये हमें याद रखना है. आगे हम बात करते हैं कि रिलायबिलिटी के कितने टाइप्स होते हैं. यहाँ पे टेस्ट रीटेस्ट मेथड होता है, इंटरनल कंसिस्टेंसी, इंटररेटर, स्प्लिट हाफ मेथड एंड पैरेलल फॉर्म. तो टेस्ट रीटेस्ट मेथड आपका होता है जिसमें हम टेस्ट को दोबारा अप्लाई करते हैं. एक टेस्ट है आपके पास, उसको आपने लगाया यहाँ पे T1, उससे आपको जो भी स्कोर मिला, उसके बाद T2, दो कुछ टाइम के बीच में आपने लगाया, उससे आपको जो भी स्कोर मिला. ये स्कोर 1, स्कोर 2 होता है. इसके बाद हम इस पर वेरिएंस लगाते हैं, इसका कोएफिशिएंट चेक करते हैं, और उसके बाद अगर आपका कोएफिशिएंट पियर्सन या फिर आपका स्पीयरमैन कोएफिशिएंट, ये सब आप चेक कर सकते हैं. वो अगर 0 to 1 यानी कि 1 के करीब होता है तो आपका टेस्ट जो होता है वो रिलायबल होता है. इस तरीके से हम हर इसमें सारी फॉर्म्स में अलग अलग तरीके से करते हैं. इंटरनल कंसिस्टेंसी होती है जब जो रिसर्चर आपका डेटा कलेक्ट करता है वो अपने खुद के फॉल्ट्स को चेक करता है ताकि उसकी अपनी बायसनेस नहीं आ जाए उसमें. ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए. इंटररेटर होती है बच्चों की, मान लो आपके पास जो क्वेश्चनेयर है या रेटिंग स्केल है, मान लो एक रेटिंग स्केल है, तो आपने 2 रेटर हैं यहाँ पे, रेटर 1, रेटर 2 को दिया. एक रेटर ने क्लासरूम को रेट किया 1 और दूसरे रेटर ने उसी सेम क्लासरूम को रेट किया 5. तो यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है. तो बच्चों ये जो चीज़ होगी ये रिलायबल नहीं होगी. यहाँ पे हमें इंटररेटर, दूसरे जो भी आपका क्वेश्चनेयर है या कोई भी आपका टूल है, उसको आप किसी दूसरे रिसर्चर के ज़रिए अगर चेक कराएं तो उसको भी वही सेम रेटिंग देनी चाहिए, तब जाके आपका जो टूल होगा वो आपका रिलायबल होगा. स्प्लिट हाफ मेथड होता है कि जो भी हमने क्वेश्चनेयर तैयार किया है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें. फिर एक क्लासरूम के अंदर मान लो 30 स्टूडेंट है तो 15 स्टूडेंट को हम वो दूसरा टेस्ट देंगे और 15 स्टूडेंट्स को दूसरा. उसके बाद हम उनका टेस्ट स्कोर्स निकाल के S1 S2 स्कोर आएगा और उसके बाद उन पर कोएफिशिएंट चेक करेंगे. इस तरीके से हमें रिलायबिलिटी चेक करनी होती है. ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं. पहले समझते हैं कि रिलायबिलिटी क्या होती है. इट इज़ द एक्सटेंट टू विच एन एक्सपेरिमेंट, टेस्ट और एनी मेजरिंग प्रोसीजर यील्ड द सेम रिजल्ट ऑन रिपीटेड ट्रायल्स.
It refers to the degree to which a test is consistent and stable within itself across time. कुछ वक्त के बाद अगर आप उसको लगाते हैं तो वो कंसिस्टेंट होना चाहिए और स्टेबल होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने एक टेस्ट लगाया यहाँ पर T1, ओके, और इस T1 का स्कोर आता है आपका S1, फिर कुछ टाइम पीरियड के बाद आपने S2 स्कोर हासिल किया टेस्ट को लगाने के बाद, तो बच्चों इस टाइम पीरियड के बाद में जो स्कोर S1 एंड S2 आया है, इस पर जब आप कॉफिशिएंट पियर्सन कॉफिशिएंट लगाते हैं या फिर स्पेयरमैन कॉफिशिएंट, इनके ज़रिए जो भी आपका कॉफिशिएंट आता है, ये अगर इक्वलेंट है इन दोनों का स्कोर, तो आपका टेस्ट होता है रिलायबल, ओके। लेकिन अगर ये इक्वलेंट नहीं है तो आपका टेस्ट रिलायबल नहीं होता। तो रिलायबिलिटी इज़ नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन। अभी मैंने बताया कि वैलिडिटी के लिए रिलायबिलिटी नेसेसरी तो है, ज़रूरी कंडीशन है, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। ए टेस्ट मस्ट बी रिलायबल फॉर इट टू बी वैलिड। किसी भी टेस्ट को अगर वैलिड होना है तो पहले तो उसको रिलायबल होना पड़ेगा, बट अ टेस्ट कैन बी रिलायबल एंड स्टिल नॉट वैलिड। टेस्ट आपका रिलायबल रह सकता है लेकिन वो वैलिड नहीं हो सकता, मतलब वैलिड ना हो ये ज़रूरी है। नेक्स्ट, क्योंकि वैलिडिटी बच्चों क्या होती है, रिसर्च के अंदर वैलिडिटी स्टैंड करती है एक्यूरेसी पर। जैसे अभी हमने क्लॉक के जरिए बात की थी कि 5 मिनट पीछे है तो वो वैलिड नहीं थी लेकिन वो रिलायबल थी। तो यहाँ पर चेक हो रही है एक्यूरेसी टेस्ट की या फिर एक्सपेरिमेंट की या आपके प्रोसीजर की। यहाँ पर रिलायबिलिटी में कुछ अलग अलग फॉर्म्स हम पढ़ेंगे, जैसे कि टेस्ट रीटेस्ट मेथड, जिसको हम कहते हैं स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी। इसमें क्या होता है, एडमिनिस्टर करते हैं हम सेम टेस्ट को to measure the same group of participants on 2 separate occasions, sometimes interval in between। वही जो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर ये जो टेस्ट 1 हमने लगाया, इसका स्कोर आता है S1, एंड देन टेस्ट 2 लगाते हैं, उसका स्कोर आता है टेस्ट 2। उसके बाद हमने सेलेक्टिंग पार्टिसिपेंट्स, ये इसकी कुछ स्टेप्स हैं वो देख लेते हैं। उसमें क्या करना है, सिमिलर इन रेलिवेंट कैरेक्टरिस्टिक, जो जिस पार्टिसिपेंट्स पर हम वो टेस्ट लगाने वाले हैं उनका एज सेम होना चाहिए, बैकग्राउंड सेम होना चाहिए। अब ऐसा नहीं आपने 8th स्टैंडर्ड के लिए वो टेस्ट प्रिपेयर किया है और आप 5th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को वो दे रहे हैं, तो वो आपका गलत तरीका हो जाएगा। देन एडमिनिस्ट्रेटिंग द टेस्ट, आपने टेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया क्लास के अंदर एक सुटेबल टाइम पीरियड में और वो उसका डाटा कलेक्ट करने लगे। देन टाइम इंटरवल, जब एक बार आपने स्कोर कलेक्ट कर लिया उसके बाद कुछ टाइम इंटरवल होना चाहिए, कुछ गैप होना चाहिए, और वो इतना ज़्यादा गैप भी ना हो कि बच्चे बिल्कुल भूल जाएं और इतना कम गैप भी ना हो कि उनको जैसे कल ही आपने टेस्ट लगाया नेक्स्ट डे फिर से दे दिया, आपको सेम वो नहीं होना चाहिए। आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वी शुड बी लॉन्ग एनफ टू मिनिमाइज मेमोरी इफेक्ट, के ताकि वो कुछ भूल जाएं जो उन्होंने टेस्ट दिया था, बट शॉर्ट एनफ टू अज्यूम दैट द अंडरलाइंग ट्रेट्स बीइंग मेजर्ड हैज़ नॉट चेंज सब्सटेंशियली। एडमिनिस्टर द सेम टेस्ट टू द सेम पार्टिसिपेंट्स अगेन, उन्हीं सेम पार्टिसिपेंट्स पर आपको फिर से वो टेस्ट लगाना है। देन कंपेयरिंग द स्कोर, उनके स्कोर्स को कंपेयर करना है यहाँ पर जो भी स्कोर आए। नेक्स्ट, कैलकुलेटिंग द रिलायबिलिटी, उसके बाद आपको रिलायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। अगर वो स्कोर्स आपके इक्वल होते हैं कोएफिशिएंट लगाने के बाद तो आपका टेस्ट रिलायबल होगा, अदरवाइज रिलायबल नहीं होगा। नेक्स्ट होता है इसी के अंदर ऑल्टरनेट और पैरेलल फॉर्म मेथड या इक्विवेलेंसी रिलायबिलिटी। इसमें बच्चों क्या होता है, इसमें जो रिसर्चर होता है वो 2 तरह के टेस्ट को प्रिपेयर करता है, जिसको टेस्ट ए या टेस्ट बी कह सकते हैं। इसमें क्या करना होता है, जो ए टेस्ट और बी टेस्ट है, एग्जाम्पल के तौर पर मुझे फोटोसिंथेसिस के ऊपर टेस्ट बनाना है, फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, तो यहाँ पे हमें अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या क्या चीज़ें देखनी है, कॉग्निटिव लेवल देखना है, उसका साइकोमोटर देखना है, देन अफेक्टिव डोमेन देखना है। तो जो रिसर्चर आपके क्वेश्चंस को तैयार करता है उसने कुछ 10 क्वेश्चन तैयार किए, जिसमें 4 मार्क्स दिए कॉग्निटिव लेवल को, 4 मार्क्स दिए उसने साइकोमोटर डोमेन को और 2 मार्क्स दे रहा है अफेक्टिव डोमेन को। तो उसको 2 टेस्ट बनाने होंगे, जिसमें अगले टेस्ट में भी उसको इसी तरीके से मार्किंग करनी होगी, ठीक है। लेकिन क्या करना है, क्वेश्चंस अलग होंगे, यहाँ पे पैटर्न सेम होगा लेकिन क्वेश्चंस अलग होंगे, फॉर्मेट भी बिल्कुल सेम होगा। तो क्या करना है, रिसर्चर को 2 अलग अलग टेस्ट प्रिपेयर करने हैं और उन टेस्ट को या तो वो सेम ग्रुप पर लगा दे एक ही क्लास में, या फिर उनको हाफ भी डिवाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑल्टरनेट भी हो सकता है, पैरेलल भी। एक ही क्लास के अंदर उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया स्टूडेंट को, एक ग्रुप को दिया टेस्ट ए, एक ग्रुप को दिया टेस्ट बी, इस तरीके से तो हो जाएगा पैरेलल। और अगर एक बार में उसने करा दिया एक ए फॉर्म का और दूसरी बार में कराया बी का, तो इससे क्या होगा, ऑल्टरनेट। तो इस तरीके से जो रिजल्ट्स आते हैं, जो स्कोर्स आते हैं बच्चों के, उनको जब हम कंपेयर करते हैं और उसके बाद उन पे कोएफिशिएंट टेस्ट लगाते हैं, तब हमें पता चलता है कि टेस्ट हमारे रिलायबल है या नहीं है। ओके, यहाँ पे ये सारी स्टेप्स दी गई हैं, डेवलपिंग इक्विवेलेंट फॉर्म, देन सेलेक्टिंग पार्टिसिपेंट, वही सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है। नेक्स्ट होता है स्प्लिट हाफ मेथड। वही मैंने आपको बताया कि जो भी आपके पास टेस्ट का सीक्वेंस है उसको हाफ में डिवाइड कर लेंगे, देन वी विल ऑब्टेन द रिजल्ट।
नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट पेपर 1 दिसंबर 2021 में पूछा है। स्टेटमेंट 1, रिलायबिलिटी रिफर्स टू वेदर अ टेस्ट मीजर व्हाट इट सेज टू मीजर। तो रिलायबिलिटी का ये मतलब होता है कि हमें वो मीजरमेंट मिल जाए जिसको हम मीज़र करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स नॉट। क्यों? क्योंकि रिलायबिलिटी कंसिस्टेंटी को चेक करती है। ये काम होता है वैलिडिटी का। वैलिडिटी में हमें वो मीज़र करना होता है जो हम मीज़र करना चाहते हैं, जिस पर्पस के लिए हमने टेस्ट को बनाया है, उसकी उस एक्यूरेसी को हम चेक करते हैं। तो स्टेटमेंट 1 आपका गलत हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट, वैलिडिटी रिफर्स टू वेदर अ टेस्ट कंसिस्टेंटली यील्ड द सेम और सिमिलर स्कोर। तो यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, ये अलग अलग इनको दे दिया है। यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका गलत होगा। तो स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। सेकेंड वुड बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2020 का। रिलायबिलिटी इज नेसेसरी बट इनसफिशिएंट कंडीशन फॉर द वैलिडिटी एस्पेक्ट ऑफ अ रिसर्च टूल। ये सही बात है कि नेसेसरी है बट इनसफिशिएंट है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। वैलिडिटी इज थ्रेटन्ड व्हेन अ टेस्ट मेजर्स ओनली द कंस्ट्रक्ट इट इज़ डिज़ाइन टू मीजर इन अ रिसर्च। बच्चों, जब हम वैलिडिटी के फॉर्म्स पढ़ेंगे उसमें हम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की बात करेंगे। तो यहाँ पे कहना है कि अगर सिर्फ कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी डिज़ाइन हुई है रिसर्च में तो वैलिडिटी थ्रेटन हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता, वो वैलिडिटी की ही फॉर्म होती है। तो स्टेटमेंट सेकंड आपका गलत होगा। तो ऑप्शन होगा 1 करेक्ट, सेकंड गलत। 3 वुड बी अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्या होती है वैलिडिटी? जब हम कोई टेस्ट बनाते हैं, कोई टेस्ट कंडक्ट करते हैं, तो उसके कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। वैलिडिटी इज़ व्हाट व्हेन वी आर एबल टू गेट दो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव थ्रू द टेस्ट। जब हम उन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने काबिल अपने टूल्स को बना लेते हैं तो हमारा जो टूल होता है वो वैलिड होता है। वैलिडिटी इज़ दैट क्वालिटी ऑफ ए डेटा गैदरिंग इंस्ट्रूमेंट और प्रोसीजर दैट इनेबल्स इट टू मीजर व्हाट इज सपोज टू मीजर। हमारा जो टूल है वो अगर इस काबिल हमने बनाया है, मान लो क्वेश्चन एयर है, उसको हमने इस पर्पस से इस तरीके से अरेंज किया है, क्वेश्चंस इस तरीके से सेट किए हैं कि जो हमारा पर्पस है, जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको बनाने का, वो पूरा हो पा रहा है, तो हमारा टेस्ट वैलिड होता है, टूल्स जो होता है वो वैलिड होता है। वैलिडिटी मीन्स द रिसर्चर मस्ट बी अनबायस्ड, फ्री फ्रॉम एनी सिस्टमैटिक एरर that may impact the applicability of the research. Without validity, research go in the wrong direction. क्योंकि मान लो आपने जो टेस्ट बना रहे हैं वो आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट है, ठीक है, आपको साइकोलॉजी मेजर करनी है, लेकिन आपने उसमें क्वेश्चंस रख दिए इंटेलिजेंस टेस्ट के, तो क्या होगा, आपकी जो रिसर्च है वो रॉन्ग डायरेक्शन में चली जाएगी। अ टेस्ट मस्ट बी रिलायबल फॉर इट टू बी वैलिड। अगर किसी टेस्ट को रिलायबल, कोई टेस्ट मस्ट बी रिलायबल फॉर इट टू बी वैलिड, बट अ टेस्ट कैन बी रिलायबल एंड स्टिल नॉट बी वैलिड। वही सेम बात है कि एक टेस्ट रिलायबल हो सकता है बट वैलिड ना हो, लेकिन वैलिड होने के लिए उसको रिलायबिलिटी की कंडीशन को क्रॉस करना होगा। वैलिडिटी के कुछ टाइप्स होते हैं, इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरियन एंड कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी का मतलब होता है जब हम कोज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को इजीली मेजर कर पाते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि जब वाइल्ड लाइफ साइंस में हम स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि टाइगर्स के नंबर अगर कम होते हैं तो डियर स्पेसीज के नंबर बढ़ जाते हैं। तो इससे क्या पता चलता है, कोज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप हम इजीली अपने टूल के जरिए कर पा रहे हैं, दैट इज द इंटरनल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी को हम कहेंगे क्रेडिबिलिटी, के कितना वो ट्रस्ट वर्दी है हमारा जो टूल हम यूज़ कर रहे हैं। देन एक्सटर्नल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब होता है जनरलाइजेशन, कि हम इस टूल के ज़रिए जो भी डेटा कलेक्ट कर पा रहे हैं क्या उस थ्योरी को हम अदर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज़ द जनरलाइजेशन। देन होता है फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी होता है बच्चों, जैसे कॉइन होता है ना, उस कॉइन को मान लो ये 10 का आपका कॉइन है, ठीक है, तो इसकी फेस वैल्यू तो होती है 10 रुपीज़। लेकिन अगर इस कॉइन की जो मेटल का ये बना हुआ है, फॉर एग्जांपल ये आपका स्टील का बना हुआ है, अगर आप इसको स्टील में जाके बेचने लगें तो ये आपका 1 रुपये का भी नहीं बिकेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि 1 रुपये का बिक जाता है, तो ये 1 रुपया आपकी होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, ओके, इंट्रिंसिक वैल्यू। लेकिन ये 10 रुपये क्या है, फेस वैल्यू, जितने का वो दिख रहा है। तो यही हमारी वैलिडिटी होती है, फेस वैलिडिटी, कि जिस पर्पस के लिए हमने अपना टेस्ट तैयार किया है, जो भी हमारा पर्पस है, जिस स्टेट को भी हम मेज़र करना चाहते हैं, उसको अगर ये फुलफिल कर रहा है, दैट वुड बी योर फेस वैलिड टूल। नेक्स्ट होता है कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी होती है बच्चों कि जो भी हमारा एस्पेक्ट है, मतलब जिस पर्पस के लिए हमने अपने टूल्स को तैयार किया है, उस पर्पस के सारे एस्पेक्ट को ये कवर कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इंटेलिजेंस की बात करूँ, इंटेलिजेंस में अगर हमने कॉग्निटिव लेवल को मेज़र करना है, तो कॉग्निटिव लेवल में आपका मेमोरी लेवल भी होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल भी होता है, एप्लीकेशन लेवल होता है, देन एनालाइजिंग, ये सारी चीज़ें। तो क्या सारे एस्पेक्ट को कवर कर पा रहा है, इसको हम कहते हैं कंटेंट वैलिडिटी। देन क्राइटेरियन वैलिडिटी। क्राइटेरियन वैलिडिटी होती है
जब हम यहाँ पे हम 3 टाइप्स की पढ़ेंगे, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी एंड कंकरेंट एंड पोस्ट डिक्टिव वैलिडिटी। मतलब जो भी हमारा टूल है, एग्जाम्पल हम क्वेश्चन का ही लेके चल रहे हैं, तो क्वेश्चन इस तरीके का है कि उसको प्रेडिक्टिव फ्यूचर में हम उसको अप्लाई कर सकें तो उसका सेम रिजल्ट आएगा। देन करंट में, अगर करंट में आपके पास कोई स्टैंडर्ड टूल है और वो स्टैंडर्ड टूल आपका चीप है यानी कि सस्ता है इससे, तो उसको अगर हम पैरेलली यूज़ करें तो सेम रिजल्ट आएंगे, वो होगा कंकरेंट वैलिडिटी यानी कि एक्यूरेसी सेम होगी। देन पोस्ट डिक्टिव वैलिडिटी, पास्ट में जो डेटा हम कलेक्ट कर चुके हैं या रिसर्च हो चुकी है उस पर अगर हम जाके इसको अप्लाई करें तो क्या तब भी एक्यूरेसी आएगी, तो ये होता है पोस्ट डिक्टिव वैलिडिटी। यानी कि हम अपने टूल की वैलिडिटी तीनों एस्पेक्ट में चेक करते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में एंड फ्यूचर में। उसके बाद होता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होता है कि जो भी हमारा कंसेप्ट है जिसके लिए हमने ये टेस्ट तैयार किया है, क्या वो कंसेप्ट क्लियर हो पा रहा है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो हम टेस्ट तैयार करते हैं उसके जो इंडिकेटर, जो भी टेस्ट आइटम्स होते हैं, उनको हम इतने वेल डिफाइंड तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बट जो हमें डेटा कलेक्ट करना होता है उसको अगर उसके इंटरनल तरीके से हमें इंफॉर्मेशन को गैदर करना होता है, दैट वुड बी योर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। ओके, देन आता है यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी क्या होती है बच्चों? क्वालिटी ऑफ मेजरिंग टूल दैट डिपेंड्स ऑन इट्स ऑब्जेक्टिविटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी वो फ्री ऑफ बायस है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस कि कितना हमने उस पर इनपुट दिया उससे ज़्यादा उसका आउटपुट आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू आवर टाइम एंड एफर्ट्स रिक्वायर्ड टू एडमिनिस्टर। तो यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है? डेटा की क्वालिटी, क्योंकि अगर आपका टेस्ट यूजेबल होगा, ऑलरेडी उसका यूज़ हो चुका होगा, तो हमें पता है कि उससे जो डेटा हम कलेक्ट करेंगे उस डेटा की क्वालिटी बेहतर होगी। पार्टिसिपेंट इंगेजमेंट, अगर जिससे सब्जेक्ट के ऊपर आप अपना टेस्ट लगा रहे हो उनको ऑलरेडी उसके बारे में इंफॉर्मेशन है या फिर वो यूज टू है उसके बारे में, तो वो पार्टिसिपेंट का इंगेजमेंट ज़्यादा होगा, उनको ज़्यादा मुश्किल्स नहीं होगी टेस्ट को लगाने में। तो ये होएगा आपका यूजेबिलिटी। टाइम एफिशिएंसी, कम टाइम लगेगा आपको, बायसनेस कम होगी एंड यूज़र भी सेटिस्फाइड रहेगा क्योंकि बार बार आपको उसके बारे में इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। तो यूजेबिलिटी इन रिसर्च एनहेंस द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा कलेक्टेड। जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं उसमें यूजेबिलिटी जो होती है वो उसकी वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी को एनहेंस करती है। बच्चों ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपको सॉल्व करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा देन यू कैन आस्क टू मी। थैंक यू।